सर दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे एल्डरली एब्यूज़ के बारे में। जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा, जो 70% पेशेंट्स होते हैं वो एल्डरलीज होते हैं, है ना। तो एल्डरली सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्डरली होता क्या है। तो जो भी बुजुर्ग पेशेंट होते हैं या फिर जो भी 60 साल से अधिक उम्र के पेशेंट्स होते हैं, उनको अपन एल्डरली पेशेंट्स बोलते हैं। अब एल्डरली पेशेंट्स की केयर करने में कभी कभी क्या है कि नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो भी उनको केयर गिवर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या है कभी कभी थोड़ा सा नेग्लिजेंसी कर देते हैं, थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। तो उसी सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि एल्डरली एब्यूज़ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की बात करें तो एल्डरली एब्यूज़ रेफर्स टू या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में किसी भी तरह का ओल्ड एल्डरली पेशेंट्स को अगर हार्म पहुंचाया जाता है या उनको साइकोलॉजिकली या इमोशनली उनका हरेसमेंट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं एल्डरली एब्यूज़, है ना। तो एल्डरली एब्यूज़ देखिए ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं या फिर जहाँ पे हमको भरोसा ज़्यादा होता है ना। एल्डरली पेशेंट्स को ज़्यादातर अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो उन लोगों में से ही ज़्यादातर एल्डर एब्यूज़ देखने को मिलता है। कभी कभी सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। जो भी सोसाइटी या कम्युनिटी में लोग रहते हैं, उनकी वजह से भी एल्डर एब्यूज़ देखने को मिलता है। और क्या है, एल्डर एब्यूज़ किस किस तरीके से हो सकता है। तो एल्डर एब्यूज़ का कई तरह के टाइप्स हैं। तो इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली एब्यूज़ हो सकता है, सोशली एब्यूज़ हो सकता है ना। तो इन इस तरह से एल्डरलीज को एब्यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे कि एल्डर एब्यूज़ होता क्या है, एल्डर एब्यूज़ के टाइप्स कितने होते हैं, एल्डर एब्यूज़ के कॉज क्या क्या होते हैं ना, किन किन कारणों से एल्डर एब्यूज़ होता है, और एल्डर एब्यूज़ के क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और फिर हम उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ द एल्डर एब्यूज़। तो आइए चलिए मेरे साथ हम बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम बात करते हैं। तो अभी हमने एल्डर एब्यूज़ समझा कि एल्डर एब्यूज़ होता क्या है, कि किसी भी एल्डर पेशेंट को जानबूझकर या अनजाने में हार्म पहुंचाना है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, है ना। तो उसको अपन एल्डर एब्यूज़ बोलते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो टाइप्स क्या क्या होंगे। एल्डर एब्यूज़ को क्या है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो अपन कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनको अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है फिजिकल एब्यूज़, है ना। तो किसी भी एल्डर पेशेंट को अगर फिजिकली एब्यूज़ किया जाए, जैसे कि उसको हिटिंग किया जाए, उसको स्लैपिंग किया जाए या फिर उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाए, है ना। तो इस तरह के पेशेंट को टाइप के एब्यूज़ को अपन बोलते हैं फिजिकल एब्यूज़। अब मान लीजिए हॉस्पिटल में भी अपन पेशेंट को रिस्ट्रेन करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से अपन को उनको रिस्ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन अपन उसका एक कंसेंट लेते हैं। उसका ही एक तरीका होता है, एक पॉलिसी होती है। पेशेंट को अपन रिस्ट्रेन कंसेंट लेने के बाद उसको अपन रिस्ट्रेन कर सकते हैं। उसकी फैमिली वालों को अपन इन्फॉर्म करेंगे, रिटन कंसेंट लेंगे। हर 24 घंटे बाद उस रिटन कंसेंट को अपन रिवाइज करवाएंगे। हर 24 घंटे से ज़्यादा हम पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं रख सकते हैं, उसको फिर से हमें फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये सारा अगर अपन पेशेंट को बिना कंसेंट के अगर अपन उसको रिस्ट्रेन करते हैं तो वो एब्यूज़ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेंट होता है या बहुत ज़्यादा एंगर होता है, तो क्या है कि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, तो वो क्या है कभी कभी पेशेंट को हिटिंग कर देते हैं ना, हिट कर देते हैं या फिर स्लैपिंग कर देते हैं। तो ये क्या है, एल्डर एब्यूज़ में आ जाता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है ना। नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल एब्यूज़। तो इमोशनल एब्यूज़ में क्या होता है कि किसी भी एल्डर को, है ना, जो भी बुजुर्ग पेशेंट है उसको अगर आप वर्बली एब्यूज़ करो, है ना, कुछ ह्यूमिलिटेशन कर दो उसका, मतलब उससे कुछ अपमानजनक शब्द बोल दीजिए या फिर थ्रेट्स, है ना, उसको किसी तरह का धमकी दे दीजिए आप, है ना, या फिर जो एल्डर पेशेंट है उसको आप आइसोलेट कर देते हैं, है ना, किसी भी एक एकांत रूम में अपन उसको, अगर मान लो कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या फिर फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो केयर गिवर्स हैं, तो वो अगर उनको आइसोलेट कर देते हैं तो ये क्या है, एक तरह से इमोशनल एब्यूज़ हो जाता है। उससे क्या है, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, पेशेंट को एंजाइटी रह सकती है ना। तो इससे पेशेंट को कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं इमोशनली एब्यूज़, है ना।
नेक्स्ट आता है सेक्सुअल एब्यूज। तो किसी सेक्सुअल एब्यूज जो थर्ड टाइप है, इसमें क्या रहता है कि पेशेंट को, अगर कोई भी एल्डर पेशेंट है उसको नॉन कंसेंसुअल, मतलब जिसके कंसेंट के बिना अगर किसी एल्डर पेशेंट्स के साथ में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो उसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल एब्यूज, है ना। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एब्यूज। फाइनेंशियल एब्यूज में कोई भी एनी मिस एप्रोप्रिएशन अगर किसी एल्डर्स के साथ कर दिया जाता है, मतलब कोई भी हेरा फेरी कर दी जाती है, जैसे कि आजकल देखने को मिलता है जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स है, एडल्ट एल्डरली पेशेंट्स है या एल्डरली कोई भी पर्सन है, उसके अकाउंट्स के साथ में, एटीएम के साथ में कुछ हेर फेर कर देता है, कुछ भी फाइनेंशियल लेन देन उनकी जानकारी के बिना अगर कर देता है तो उसको अपन फाइनेंशियल एब्यूज बोलेंगे। नेक्स्ट आता है नेग्लेक्ट एब्यूज, है ना। तो नेग्लेक्ट एब्यूज का मतलब होता है कि जैसे कोई भी केयर गिवर्स है ना, या फिर हेल्थ केयर वर्कर ही है, वो क्या है कि एल्डर्स को क्या है नेग्लेक्ट कर दे। अगर कोई पेशेंट है वो बार बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या नर्सेज को बुला रहा है तो नर्सेज क्या है उसको इग्नोर करे, है ना, उसको नेग्लेक्ट करे। या फिर केयर गिवर है वो जो भी पेशेंट है वो अगर उसको कुछ चीज़ें चाहिए तो अगर वो बार बार बुला रहा है और उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, उसको उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो वो भी एक तरह का एब्यूज ही होता है, उसको अपन नेग्लेक्ट एब्यूज बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है अबेटमेंट, है ना। अबेटमेंट में क्या रहता है कि किसी भी एल्डर पेशेंट है या एल्डर एब्यूज एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए बिल्कुल, उनको जैसे कि मोस्टली केयर गिवर्स के द्वारा ही छोड़ा जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट है, वो किसी फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा उससे फैमिली वाले परेशान है, तो उनको क्या है किसी भी मतलब फैमिली वाले एकदम से छोड़ देते हैं, है ना। वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे या कहीं बाहर पब्लिकली छोड़ देते हैं, तो ये भी एक तरह से एब्यूज़ का ही एक टाइप है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अपन क्या कॉज की बात कर लेते हैं कि जो एल्डर एब्यूज़ है उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, है ना। तो कारण में सबसे पहले आ जाता है केयर गिवर स्ट्रेस, है ना। अगर जो केयर गिवर है ना, अब केयर गिवर फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, है ना। जो भी हॉस्पिटल टीम का कोई एम्प्लॉई है वो अगर किसी भी पेशेंट किसी भी तरह के स्ट्रेस में है ना, उसको कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम है, तो अगर वो स्ट्रेस में रहेगा तो वो क्या है कि जो भी एल्डर पेशेंट्स है उसकी अगर देखभाल कर रहा है ना, उसको लुक आफ्टर कर रहा है, तो वो उसको एब्यूज कर सकता है ना। वो अपनी फैमिली उसका, क्योंकि उसका जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या है कि अपनी स्ट्रेस को एल्डरलीज पे निकाल सकता है ना। तो वो एक कारण हो सकता है कि उससे एल्डरली पेशेंट्स एब्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन। अब क्या है कि अगर किसी भी एल्डरली पेशेंट है उसके साथ में कोई फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन कर दिया जाए ना, कोई भी हेरा फेरी कर दी जाए, कोई भी लेन देन में कोई स्कैम कर दिया जाए, है ना, तो वो भी एक कारण हो सकता है एल्डरली पेशेंट के एब्यूज का। एंड नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ एब्यूजर। अब क्या है कि अब जो भी एब्यूज करने वाला है एल्डरली पेशेंट्स को या केयर गिवर है, उसका क्या है मेंटल हेल्थ क्या है ठीक नहीं है, उसका मेंटली कोई प्रॉब्लम है ना, तो उस वजह से भी एल्डरली पेशेंट एब्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब्सटेंस एब्यूज बाय द एब्यूजर। मान लो एब्यूजर माने एब्यूजर का जहां भी मैं शब्द का यूज कर रहा हूँ एब्यूजर, उसका मतलब आप समझिए केयर गिवर या हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो अगर जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या फिर केयर गिवर है, कोई फैमिली मेंबर है, वो क्या है कि अगर किसी तरह का सब्सटेंसेस का यूज करता है, जैसे कि एल्कोहल हुआ, स्मोकिंग हुआ, ड्रग्स हुआ, है ना, अगर इन चीजों का उपयोग करके या इन चीजों को कंजप्शन करके अगर किसी पेशेंट की केयर कर रहा है, एल्डरली पेशेंट की केयर कर रहा है, तो वो उनके साथ मिसबिहेव कर सकता है ना, तो वो भी एक तरह से एब्यूज का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द एब्यूजर। अब क्या है कि जो केयर गिवर है, जो फैमिली मेम्बर है या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो क्या है कि जो भी एल्डरली पेशेंट है वो फैमिली के ऊपर डिपेंड रहेगा, पावर इम्बेलेंस की वजह से उसके पास फिजिकली मेंटली उतनी पावर रहेगी नहीं, तो क्या है कि वो पेशेंट फैमिली के ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा। अब क्या है कि वो टोटली फैमिली के ऊपर डिपेंड है, वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकता है, मतलब एक तरह से आइसोलेशन वाली कंडीशन में है, एक ही घर में बंद है।
तो क्या है कि अब फैमिली वाले उसका उस मतलब किसी कोई भी एक्टिविटी है उसको करने से उसको रोक दें, है ना, क्योंकि वो तो कर नहीं पा रहा है, वो बाहर जा नहीं पा रहा है, लेकिन फैमिली वाले उसको घर में रहने के बाद भी उसको कुछ किसी तरह का कोई काम ना करने दें, उसकी हेल्प ना करें, है ना। तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन या फिर डिपेंडेंस ऑन द एब्यूजर, क्योंकि वो डिपेंड फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही है और पूरी तरह से आइसोलेट है, वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकता है, लेकिन फैमिली वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन अबाउट एल्डर एब्यूज। तो इसमें क्या रहता है कि जो एल्डर पेशेंट हैं उनकी केयर के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। तो जो भी केयर गिवर्स हैं उनको अगर नॉलेज नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तब भी एल्डरली पेशेंट का एब्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है कल्चर और सोशल फैक्टर। मतलब अब जैसे कि कल्चर एवं सोशल फैक्टर्स की वजह से भी एल्डरलीज का एब्यूज़ हो सकता है। जैसे कि कोई भी सोसाइटी में कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, है ना, तो उसमें एल्डरली पेशेंट्स को नहीं बुलाना, है ना, उनको उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी रहता है, लेकिन फैमिली वाले या फिर सोसाइटी वाले उनको पार्टिसिपेशन के लिए नहीं बुलाते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो उस वजह से भी उनको एक तरह से एब्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटिव इम्पेयरमेंट ऑफ डिमेंशिया इन द एल्डरलीज। मतलब अब एल्डरली पेशेंट्स में क्या है कि डिमेंशिया देखने को मिलता है ना। मतलब उनको भूल डिमेंशिया एक तरह की एक डिजीज कंडीशन है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्या है कि पेशेंट्स को क्या है भूलने की बीमारी हो जाती है, वो किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं ना, मेमोरी लॉस हो जाता है इसमें। तो इस तरह की कंडीशन में अगर पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट्स में मोस्टली ये देखने को मिलता है। तो अगर पेशेंट को डिमेंशिया जैसी कंडीशन है तो वो किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पा रहा है, तो उस वजह से भी उनका एब्यूज हो सकता है ना। तो ये भी एक कारण है, अब हम कॉज पढ़ रहे हैं तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट आता है पावर इम्बैलेंस एंड वल्नरेबिलिटी। मतलब पावर इम्बैलेंस मतलब अब जो एल्डर एज पेशेंट हैं उनमें थोड़ा पावर इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब फिजिकली वो थोड़ा सा उनके अंदर उतना क्षमता नहीं रहती है ना, मेंटली थोड़ा सा उनकी पावर इम्बैलेंस हो जाती है, थोड़ा सा फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली सारी तरीके से थोड़े से पावर ही उनका कम हो जाता है ना। तो उस वजह से भी एल्डर पेशेंट्स का क्या है एब्यूज हो सकता है। तो ये सब का हमने कॉज पढ़े थे, तो कुछ कुछ कॉज हैं जो मैंने आपको बताए थे, है ना, जो इम्पोर्टेंट कॉज है। तो इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एल्डरली पेशेंट हैं उनका जब एब्यूज़ होता है किसी भी केयर गिवर या एब्यूज़र द्वारा उनका जब एब्यूज़ किया जाता है तो कुछ सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज, है ना। तो क्या है कि जिन पेशेंट्स का एल्डरली पेशेंट्स का एब्यूज़ हुआ रहा होगा उनको क्या है अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज देखने को मिलेंगी, मतलब उनको इधर उधर चोटें दिखाई देंगी, है ना। अगर उनका फिजिकली अगर एब्यूज़ किया गया होगा तो उनको चोटों के निशान देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इमोशनली विड्रॉल डिप्रेशन एंजाइटी। अगर एल्डरली पेशेंट का क्या है, अगर साइकोलॉजिकली या इमोशनली अगर एब्यूज़ किया गया होगा तो उनको क्या है कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी हमें। नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस और मिसिंग एसेट्स। मतलब अनएक्सप्लेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब क्या है, अगर किसी एल्डरली पेशेंट का फाइनेंशियली अगर एब्यूज़ किया गया होगा तो वो क्या है कि कभी कभी डिमेंशिया जैसी कंडीशन है या फिर मेंटली प्रॉब्लम की वजह से क्या है अपने जो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस हैं उनको बता नहीं पाते हैं, है ना। उनको जो केयर गिवर्स हैं उनको बता नहीं पाएंगे। तो क्या है कि उनको जो भी उनकी वेल वगैरह होगी, जो भी उन्होंने अपने अपने बच्चों के लिए वसीयत वगैरह बनाई होगी उसके बारे में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ मेंटली इश्यूज़ के कारण, है ना। तो उनको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी एल्डरली पेशेंट्स में कि वो जो भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं बता पाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है माल नरिशमेंट और डिहाइड्रेशन। अब क्या है कि केयर गिवर्स जो भी है या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो अगर किसी भी एल्डरली पेशेंट को अगर प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं, है ना, जो अगर जैसे केयर गिवर द्वारा जैसे पेशेंट ओल्ड
ओल्ड एज पेशेंट है उनको मिनिमम 3 मील्स पर डे चाहिए, है ना, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड आफ्टरनून में लंच चाहिए। लेकिन अगर क्या है कि केयर गिवर द्वारा उनको 3 मील्स कम से कम नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनको क्या है माल नरिशमेंट्स देखने को मिलता है ना, उनके खान पान का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो डिहाइड्रेशंस देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन पर्सनल हाइजीन एंड लिविंग कंडीशंस। अब क्या है एल्डरली पेशेंट्स हैं तो वो क्या है थोड़ा सा फिजिकली वीक हो जाते हैं, है ना, तो फिजिकली वीक हो जाएंगे तो क्या है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना। तो इस समय जो केयर गिवर्स हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो उनका ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा उनको पर्सनल हाइजीन में हेल्प कर सकते हैं, लिविंग कंडीशन में उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ की जो चीज़ें हैं उनमें उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको सपोर्ट करना है, मतलब एक तरह से। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो एल्डरली पेशेंट्स क्या है कि जब ओल्ड एज में अगर उनका किसी तरह से अगर एब्यूज़ किया गया रहता है तो क्या है कि उनमें ये मोस्टली सिम्टम्स देखने को मिलता है कि वो एक तरह से आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, वो फैमिलीज से और अपने जो भी सोसाइटी है उससे क्या है थोड़ा सा आइसोलेट रहने लगते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स से अपनी फैमिली से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हैं, है ना, और एकदम शांति से अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है फियर और हेजिटेशन टू डिस्कस देयर केयर एंड फाइनेंशियली मैटर। अब क्या है कि उनके अंदर में अगर उनका एब्यूज़ हुआ रहा होगा तो उनमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा सा उनको डर महसूस होगा, हेजिटेशंस होगी, है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स से फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, है ना, जो भी है फाइनेंशियली अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ रहा होगा तो उसको वो अपने फैमिली से नहीं बता पाएंगे, है ना, डिस्कस नहीं कर पाएंगे, या केयर गिवर्स है जो भी है उसका उनसे अपन वो नहीं बता पाते हैं अगर उनका एब्यूज़ हुआ रहा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कन्फ्यूजन और साइन और कंजेनाइटिव डिक्लाइन। अब उनके क्या है कि उनको मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहेगा, है ना, ओल्डर मेंटली प्रॉब्लम्स की वजह से उनको हमेशा मन में एक कन्फ्यूजन रहेगा, कंजेनाइटिव डिक्लाइन रहेगा उनका, है ना, जो भी उनका कंजेनाइटिव डिक्लाइन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं उनको याद नहीं रख पाएंगे वो, है ना, तो उन चीज़ों को वो अपनी फैमिली वालों से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है प्रिवेंशन। अब अगर एल्डरली पेशेंट्स हैं उनका अगर एब्यूज़ हुआ रहा होगा तो उससे अपन पेशेंट्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, उससे अपन किस तरह से बचाव कर सकते हैं, एल्डरली पेशेंट्स को एब्यूज़ होने से किस तरह किन किन बातों का ध्यान रख के हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एजुकेशन। तो जो भी एल्डरली पेशेंट की केयर करने वाले जो भी केयर गिवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हुए या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हुए, नर्सेज हुए, डॉक्टर्स हुए, जो भी केयर गिवर्स हैं वो उनको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा बताना चाहिए कि एल्डरली पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल किस तरह करनी है ना, उनको किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है, उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उनको किस तरह हैंडल करना है, मेंटली उनको सपोर्ट किस तरह करना है ना, तो इन सब का उनको एजुकेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है केयर गिवर सपोर्ट। अब एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको जो भी केयर देने वाले हैं उनका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एल्डरली पेशेंट्स है अब उनका क्या है कि थोड़ा सा मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली सारी चीज़ें की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डाउन हो गई हैं ना, तो वो हर चीज़ करने में इतना एबल नहीं है, अवेलेबिलिटी मतलब थोड़ी सी कम हो गई है, उनकी पावर है थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है, तो उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, उनको फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है ना, उनको जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए एक तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो भी केयर गिवर है वो बहुत ज़रूरी है कि उनको सपोर्ट करे हर चीज़ में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग। अब जो भी एल्डरली पेशेंट्स हैं उनके साथ में कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड जैसे या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा फ्रॉड, है ना, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, तो हमें एल्डरली पेशेंट्स के जो भी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उनको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स 60 ईयर से अबव ही रहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा होगा तो हो सकता है पेंशन्स वगैरह उनकी आती रही होंगी, है ना, या फिर उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में जो भी सेविंग्स की होंगी तो अकाउंट्स में, तो वो उनके साथ में भी कभी भी कोई भी फ्रॉड हो सकता है, उनके अकाउंट के साथ में कोई भी लेन देन
उनकी जानकारी के बिना लेन देन हो सकता है। तो जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आता है सोशली सपोर्ट। अब जो भी एल्डरली पेशेंट जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उस कम्युनिटी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि जब लोग वर्किंग कंडीशंस में रहते हैं तो अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं, है ना, तो लोगों से मिलते जुलते हैं तो उनका समय निकल जाता है। लेकिन जब एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं रहता है, तो वो फैमिली सपोर्ट की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, सोसाइटी के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ में सपोर्टिव रहे, बहुत अच्छा माहौल बना के रखें। उनको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि वो अकेले हैं या फिर वो बुज़ुर्ग हो गए हैं तो उनके अंदर अब उतनी क्षमताएं नहीं रही हैं, है ना। तो ये सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करें, है ना। नेक्स्ट आता है लीगल प्रोटेक्शन। अब जो भी एल्डरली पेशेंट्स हैं उनके साथ में एब्यूज़ ना हो, इसके लिए उनको लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि उनके लिए एल्डरली पेशेंट्स के लिए एब्यूज़ को रोकने के लिए कुछ नए लॉज बनाए। वैसे लॉज बनाए हुए हैं, नए नए कानून आते रहते हैं, कानूनों में सुधार होता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़े से इन कानूनों को थोड़ा सा और कड़ा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है एल्डरली एडवोकेसी। मतलब एल्डरली एडवोकेसी है का मतलब समझ लीजिए कि जो भी एल्डरली पेशेंट्स हैं उनकी जो भी चीज़ें हैं या उनके जो भी एब्यूज़ करने वाली लोग हैं, केयर गिवर्स हैं, तो उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, है ना, इन लोगों को उनसे बचाने के लिए आगे आना चाहिए, है ना। अगर फैमिली मेम्बर्स की वजह की तरफ से, केयर गिवर्स की वजह से अगर एब्यूज़ हो रहा है तो एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आगे आना चाहिए, है ना। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से अगर एब्यूज़ हो रहा है तब भी फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ का पता लगा के उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, है ना। मतलब एक तरह से उनका जो भी एडवोकेट का जो काम होता है, किसी भी व्यक्ति की बातों को कोर्ट के सामने रखना, उसी तरह फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारी बनती है कि एल्डरली पेशेंट्स हैं उनकी बातों को थोड़ा सा लेके आए सामने, है ना। अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ का लीगल एक्शन लें उसके खिलाफ, है ना। उनको सपोर्ट करें, है ना। उनकी बातों को अगर जैसे कि अगर वो बता नहीं पा रहे हैं, वो खुद से नहीं बता पा रहे हैं, तो कम से कम जानकारी करके थोड़ा सा उसके बारे में उन चीज़ों को उठाइए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम जो भी एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको अपन एब्यूज़ होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज एल्डरली पेशेंट्स के बारे में पढ़ी थी। हम किस किस तरह से एल्डरली पेशेंट्स को बचाव कर सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एल्डरली एब्यूज पेशेंट्स में। तो मेरे ख्याल से मैंने लगभग चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी इस चीज़ में डाउट है या आपको किसी तरह का कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।